नमस्ते दोस्तों, दिस इज़ अवर नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ सेकेंड वन। हम लोग ने अभी इसके पहले वाले लेक्चर में जो पढ़ा था, मतलब अपने फर्स्ट वाले पार्ट में बहुत एफर्ट लगा के हमने कोशिश किया 11th के इकोनॉमिक्स को एक लेवल तक समझने और जानने का, जहाँ पे हमने एज ए इंट्रो के तौर पे सिर्फ इतना जाना था व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज इकोनॉमी एंड व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम, स्ट्रक्चर क्या होता है एक कंट्री किस तरह काम करता है। आज इस चीज़ को थोड़ा एक स्टेप और आगे ले चलते हैं। देखो, हमने जो कल तक पढ़ा था, मतलब अपनी लास्ट क्लास में, उसमें क्या था कि इकोनॉमी क्या होता है, एक ऐसा सराउंडिंग जिसके विद इन में हमारे इकोनॉमिक सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। देन व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम, तीन होते हैं। कोई भी कंट्री का स्ट्रक्चर तीन तरह का बन सकता है और उसी स्ट्रक्चर के तहत, उसी स्ट्रक्चर के विदिन में वहाँ के सारे एक्टिविटीज़ हो रहे होते हैं, जब वो प्रोडक्शन हो रहा हो, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब ये ध्यान देना, इन सारे सिस्टम के दौरान, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाने से लेके इकोनॉमिक सिस्टम को समझने से लेके और इकोनॉमी को जानने तक, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें दिक्कत ना फेस करना पड़े। मतलब एक कंट्री अपना स्ट्रक्चर बना रहा हो, इकोनॉमी सेट कर रहा हो, हमने भी किया होगा इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, अपना खुद का इकोनॉमी पाएं आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमने अपना सब कुछ सेट करना चाहा, बट उस दौरान हमको दिक्कत ना आया हो पॉसिबल नहीं है। हर कंट्री को बहुत से इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं। तो अब जो सेकेंड हमारा लेक्चर है वो कंटिन्यूएशन में जाने वाला है। तो जो बच्चे देख रहे हैं सेकेंड वाला पार्ट, इट्स माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट, सेकेंड के पहले पहला देख कर आना है। और एक बात, मैंने इस पूरे चैप्टर का और आने वाले सारे चैप्टर जो इकोनॉमिक्स में आने वाले हैं, माइक्रो का और 12th मैक्रो एंड इंडियन, प्रॉपरली नोट्स है, मेरे खुद के हैंडमेड का है, तो हम प्रोवाइड करेंगे। नोट्स कैसे देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे व्हाट्सअप का, तो उसके थ्रू हम प्रोवाइड कर देंगे और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ना चाहिए। हम तुमको रिक्वेस्ट करेंगे, हम ठीक है, बुक भी पढ़ सकते हो बट तुम्हारी मर्जी, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा नोट से पढ़ना। अब आ जाओ यहाँ पे, जो हमने कल पढ़ा था उसको कंटिन्यूड करते हैं, ठीक है। कैसे, देखो, हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ लेते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम। चलो आज बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे। जो मैंने कल कहा भी था दैट ये पॉसिबल नहीं है कि कोई कंट्री अपना इकोनॉमिक सिस्टम बनाए और वहाँ पे प्रॉब्लम्स ना आए। तो हमें पढ़ना आज क्या है, सबसे पहला व्हाट आर द पॉसिबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो एक कंट्री को फेस करना होता है। तो ये जो बताने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स, ये रटना मत, ये समझना कम से कम पहले। तो बहुत सिंपल है, हर कंट्री को इकोनॉमिकल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम फेस करना होता है। इकोनॉमिकल लेवल पे हम बताएंगे डायग्रामेटिक फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा प्रॉपरली पैराग्राफ फॉर्म में। एवरी कंट्री फेसेस द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर दे, क्या होता है, सबसे पहला जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो कैसे होते हैं, जल्दी बताओ, याद है? जिन रिसोर्सेज के थ्रू हम अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं, अपने डिजायर्स को फुलफिल करते हैं, उन रिसोर्सेज का लिमिटेड होना ये सबसे बड़ा दिक्कत है इकोनॉमिकल सिस्टम को बनाते वक्त। दोबारा कह रहे हैं, जब भी एक कंट्री इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में काम करना चाहता है, लाइक प्रोडक्शन करना चाहता है, तो हम क्या चाहेंगे कि प्रोडक्शन इतना कर दे कोई खत्म ही ना हो, कि खुद भी यूज़ कर ले, बाहर एक्सपोर्ट कर सके। बट क्या ये पॉसिबल है? क्या तुम्हारे पास रिसोर्स अबंडेंट है, क्या इनडेफिनिट है कि कभी ख़त्म नहीं होगा? तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम है रिसोर्सेज को यूज़ करते वक्त, इकोनॉमिक सिस्टम को काम करते वक्त, है ना। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इसको लिखना पड़ता है कि सिंस एवरी कंट्री रिसोर्सेज आर इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड अनइवनली, बटा हुआ है दुनिया में रिसोर्सेज अलग अलग, कहीं पे बहुत कुछ है, कहीं पे कुछ भी नहीं है। इंडिया में भी अगर पानी है तो तेल नहीं है, साउथ कंट्रीज़ में, सऊदी अरब कंट्रीज़ में अगर उनके पास तेल है तो पानी नहीं है ना। मतलब सब कुछ बटा हुआ है बट वो अनसिस्टमैटिक है। इवेंचुअली बराबरी का नेचर ने सबको सब कुछ नहीं दिया है। तो ये जो रिसोर्सेज लिमिटेड है ये सबसे पहला प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम में एक चीज़ और जुड़ जाता है, वो क्या,
दैट यही जो रिसोर्सेज हैं एक तो लिमिटेड है और दूसरा इट कैन बी यूज्ड इन द वेरियस ऑल्टरनेटिव वेज। मतलब हम रिसोर्सेज को एक तो लिमिटेड है और उन्हीं रिसोर्सेज जब यूज करने की बात आती है तो वो कैसा है, इट कैन बी यूज इन द वेरियस ऑल्टरनेटिव वेज। मतलब हम रिसोर्स का इस्तेमाल मल्टीपल लेवल पे कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, मल्टीपल लेवल पे कर पाना और मल्टीपल जगह पे कर लेना दोनों फर्क है। मतलब जैसे तुम्हारे पास पानी है, तुम उस पानी का इस्तेमाल 50 जगह कर सकते हो मिनिमम, ठीक है, बट एक जगह में यूज कर दिए तो खत्म, अब तुम बाकी जगह यूज नहीं कर पाओगे। तो रिसोर्स में एक ड्रॉबैक है कि एक तरफ वो यूज हो सकता है मल्टीपल लेवल पे, ठीक है, बट एट द सेम मोमेंट वो रिसोर्स एक बार यूज अगर हो गया तो फिर खत्म कहानी उसका। तो मतलब रिसोर्स को हमको चॉइस करना पड़ता है फिर कि भाई कहाँ करें कहाँ ना करें, कहाँ पे करना जरूरी है। तुम्हारे पास 100 रुपये देंगे, तुम उस 100 रुपये बहुत जगह खर्च कर सकते हो, बट डिसाइड करना पड़ता है ना फिर बाद में कि कहाँ करें कहाँ ना करें, बिकॉज एक बार जहाँ कर दिए तो पैसा गया फिर नहीं आ गया वापस, है ना। तो इसीलिए सोच समझ से पैसा खर्च करना पड़ता है बिकॉज इट इज़ लिमिटेड। एट द सेम मोमेंट एक और प्रॉब्लम्स है, उन रिसोर्सेज के थ्रू एक्चुअली होता क्या है, हम अपने सेटिस्फैक्शन को पूरा करते हैं, ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करते हैं ना। और जो ह्यूमन वांट्स हैं जो फुलफिल हो रहा है रिसोर्सेज के ही थ्रू, वो वांट्स कैसे हैं बताओ, अनलिमिटेड। मतलब जिन रिसोर्सेज के थ्रू तुम्हारे वांट्स फुलफिल हो रहे हैं, एक तरफ वो रिसोर्स लिमिटेड है बट तुम्हारे वांट्स क्या हैं, इसका मतलब तुम्हारे पास पॉकेट में 1000 रुपये बट तुम खरीदना चाहते हो, दुनिया खरीदना चाहते हो। मतलब तुम्हारे पैसे लिमिटेड हैं पर तुम खरीदना क्या क्या नहीं चाहते हो, क्या ये दोनों पॉसिबल है? नहीं। तो हमारे वांट्स का अनलिमिटेड होना ये भी एक परेशानी का दिक्कत है ना, प्रॉब्लम एक तरीके से। और यही जो वांट्स हैं जो अनलिमिटेड हम लेके चलते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, डिजायर्स बहुत रखते हैं, ये वांट्स फिर हमको मैनेज करना पड़ता है, कैसे पता है, एज पर प्रायोरिटी या फिर अर्जेंसी। हमको देखना पड़ता है कि अभी ज़रूरत कहाँ पे क्या है। जैसे अगर तुम्हारा कल एग्ज़ाम है और तुमको मैंने नोट्स कहा जेरॉक्स करा के आओ, तुम्हारे पास 50 रुपये सिर्फ हैं, तुमको पता है तुम्हारे 50 रुपये खर्च करने के लिए बहुत से मन होंगे, मोमोज खाने मन करेगा या फिर पैसा यहाँ वहाँ दिमाग लगाने मन करेगा, बट तुमको जब पता है कल एग्ज़ाम है, नोट्स ज़्यादा ज़रूरी है, तुम क्या करोगे, उस पैसे को यूज़ करोगे नोट्स को जेरॉक्स कराने में। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास एक तो अनलिमिटेड वांट्स था, स्टिल तुम थोड़ा सा प्रायोरिटी लगा के देखते हो कहाँ पे क्या नीड है, बट ये भी इतना आसान नहीं है भाई। अपने सारे डिज़ायर्स में से, जैसे हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत कुछ और भी कर सकते थे ना भाई। टाइम भी तो रिसोर्स एक तरीके से 24 घंटा सब फिक्स होता है, बट मैंने क्या किया, अपने इस टाइम को यहाँ इंगेज किया पढ़ाने में, जबकि हम कुछ और भी काम कर सकते थे। तो मतलब हमारे अनलिमिटेड वांट्स में से हमको देखना पड़ता है क्या नीड है क्या नीड नहीं है फिलहाल। और ये ध्यान देना, इन सब को सुनते हो देखते हो इतना आसान नहीं है किसी कंट्री के लिए इस पे काम करना, हमेशा चैलेंजिंग होता है, जस्ट बिकॉज ये सब हो सकता है सिर्फ दो ही तरीके से। क्योंकि इसमें तुम नोटिस क्या कर रहे हो, जो रिसोर्सेस है वो क्या हमारे हैं, स्कार्स, जिसको हम एक वर्ड कहते हैं स्कार्सिटी, चीज़ों का लिमिटेड होना, दैट इज प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को डील कैसे किया जाता है, दो वर्ड्स हैं, वर्ड्स क्या क्या है, पहला मैनेज, वो भी कैसे, चॉइस करके। देखो ये जो चॉइसिंग है ना, मैनेज करना, ये हर कंट्री के बस की बात नहीं है। जो कंट्री कर पाता है वही कंट्री डेवलप्ड कहलाता है, ठीक है, और जो नहीं कर पाता वो बर्बाद भी हो जाता है। भाई ये बताओ, अभी कहना चाहिए नहीं पता नहीं, मुझे वीडियो में बोलना चाहिए हाँ है ना, बट तुमको पता होना चाहिए पाकिस्तान के पास बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेस हैं, लैंड्स हैं, जो चला गया उनके पास पार्टीशन के बाद, है ना। अब वो उसका कभी यूज़ ढंग से नहीं कर पाए, है ना, क्या पता आज भी ना कर पा रहे हों, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होगा या फिर उनके पास उतना नॉलेज नहीं होगा चीज़ों को यूज़ करने का। तो समझ सकते हो कि मैनेज एंड चॉइस कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी क्या बोलते हैं रिसोर्स को यूज़ करते वक्त, क्योंकि वो लिमिटेड है, तुमको उसी में गुजारा करना है। तो ये जितना भी तुम देख रहे हो ये हमारा क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हर कंट्री को फेस करना होता है स्ट्रक्चर बनाते वक्त। ये जो 3 स्ट्रक्चर था ना, जहाँ पे इंडिया कौन सा था, मिक्स्ड वाला ना, तो ये सब फेस करना होता है। अब ये स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन कर लो, काम हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी हमारे पास हैं जो कि सेंट्रल लेवल पे होते हैं। ये क्या होता है, देखो
कुछ ऐसे प्रॉब्लम हमें फेस करना होता है जो बेसिकली सेंट्रली सिर्फ हम फेस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ये जो बातें था ये सिर्फ इंडिया फेस कर रहा हो किसी कॉन्टेक्स्ट में, बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी हैं जो सिर्फ इंडिया नहीं यूनिफॉर्मली हर कंट्री फेस कर रहा है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, नाम क्या उसका, सेंट्रल क्या आ गया। अब ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो सेंट्रली एवरी कंट्री को इवेंचुअली बराबरी का फेस करना होता है, जब हम हो, अमेरिका हो, एनी कंट्री हो, हर कंट्री को ये फेस करना होता है और सीक्वेंस में है, ऊपर नीचे मत कर देना। तो उसमें पहला क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, है ना, जिसको हम एक वर्ड बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि क्या बनाए ये सोचना बहुत मुश्किल है। जैसा होता नहीं है कि हम जो तुम्हें पढ़ाने का डिसीजन लिए, ये और चैलेंज ना मिल भाई तुम शुरुआत कहाँ से करें, क्या पढ़ाएं क्या ना पढ़ाएं, कितना डिस्कस करें, कितने टाइम में करें और क्या किस डीप लेवल तक लेके जाए, ये सब सोचना इतना आसान नहीं होता टीचर के लिए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, एक कंट्री के पास रिसोर्स तो है मानो थोड़ा बहुत जो भी लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड में क्या बनाए इतना आसान नहीं है। एक फार्मर के पास लैंड तो है फार्मिंग करने के लिए, उस लैंड पे क्या प्रोड्यूस करे इस साल, क्या है भाई, ये हमको सोचना पड़ता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ सोचना है कि क्या बनाना है ऐसा भी नहीं है, हालांकि दो टाइप के होते हैं, क्या बनाना है ये जो डिसीजन है ये हमको लेना पड़ता है दो डिविजन्स के लेवल पे, या तो हम बनाएंगे क्या कंज्यूमर गुड्स या दूसरा कैपिटल गुड्स। इन दोनों के बीच में हर कंज्यूमर हर प्रोड्यूसर को सोचना पड़ता है, हर कंट्री को सोचना होता है कि अपने रिसोर्सेज के थ्रू क्या बनाया जाए, क्योंकि एक बार जो बना दिए और रिसोर्स वहाँ पे लगा दिए तो रिसोर्स लग गया, अब रिटर्न कभी नहीं आ सकते हो। तो इसीलिए बनाने से पहले 100 बार सोच लो कि क्या बनाएं, वेदर कंज्यूमर ओरिएंटेड गुड्स या फिर कैपिटल ओरिएंटेड गुड्स, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये गुड्स डायरेक्टली यूज होता है, हम कंज्यूम करते हैं, ये वाला डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं। जैसे तुमने बना दिया मिल्क पैकेट वाला अमूल का, तो वो कंज्यूमर गुड्स हो गया, बट तुमने बना दिया एक बड़ा सा मशीन जेरोक्स मशीन, उसके थ्रू कुछ और तुम प्रिंटिंग करते हो तो वो क्या कहलाएगा। तो क्या बनाया जाए ये डिसाइड करना पड़ता है। और एक बात और इसमें और जोड़ लो, एंड इन व्हाट क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे बड़े बड़े कंपनीज पता है इस चीज़ पे कितना पैसा खर्च करते हैं, अपने टीम बनाते हैं, वो ये बताते हैं कि भाई कितना बनाया और क्या बनाया। जैसे कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है कंट्री में, एक कंपनी लॉन्च कर रहा है, वो एकदम एक्यूरेटली सोचता है कि भाई इतना ही बनाया जाए इस साल, ताकि ना बचने पाए और ना ज़्यादा बनने पाए, मतलब ना कम बने ना ज़्यादा बने। ज़्यादा बन गया तो बिकेगा नहीं, कम बन गया तो कस्टमर्स यहाँ कहीं और चले जाएंगे। तो समझदारी क्या है, ऑप्टिमम बनाओ। घर में भी क्या होता है, घर में तुम्हारी मदर पहले पूछती है आज कितने लोग खाना खाओगे, उसके अकॉर्डिंग खाना बनता है ताकि खाना बचने ना पाए या कम ना पड़ने पाए, होता है ना। तो मतलब क्या बनाना है वो तुमसे पूछती है घर में, पर डे कितना बनेगा वो भी सोचती है, वेस्टेज ना हो फूड का, होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया घर के अंदर की बात बताया, जब उसको वाइड अप करते हो, मतलब वाइडिंग करते हो पूरे कंट्री कॉन्टेक्स्ट में, तो एक कंट्री के कितना मुश्किल होता है सोचना कि रिसोर्सेज का यूज़ कितना करें, सॉरी क्या बनाने में करें और कितना बनाया जाए। सेकंड हमारा क्या आता है, हाउ टू प्रोड्यूस। ये क्या होता है भाई, हाउ टू। हमारे पास दो ही तरीके हैं कुछ भी बनाने का। एक बार डिसाइड अगर हो गया कि क्या बनाना है, तो अब हमारा सेकंड प्रॉब्लम आ गया, उसका नाम क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है। दो टेक्निक हमारे पास है, नाम क्या उसका, उस टेक्निक का, यहाँ हम बेसिकली बात करने वाले टेक्निक्स का, कि कुछ भी बनाने का दो तरीके होते हैं। नाम क्या उसका, पहला कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड दूसरा क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ये क्या होता है, जिस जगह पे हम मशीन्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू लेबर, वो होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और जिस जगह पे हम लेबर्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू मशीन्स, वो होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। स्कूल्स में क्या होता है, ज़्यादा टीचर्स पढ़ाते हैं मैनुअली बजाय स्मार्ट बोर्ड्स के, तो वो क्या हो गया, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। बट कुछ जगह पे देखोगे ना, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में कुछ ही लेबर लोग काम करते हैं बस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, एट द एंड मशीन ही काम करता है वहाँ पे। तो मतलब जो फैक्ट्रीज होते हैं वो बेसिकली बेस्ड होते हैं मोस्टली किस पे,
कैपिटल इंटेंसिव पे, और जिस जगह पे अधिक लेबर काम कर रहे हैं वो क्या होता है, लेबर इंटेंसिव। तो इन दोनों में से कौन सा बेस्ट होता है, तो अगर मुझसे पूछो पता है कौन सा बेस्ट होता है, इन दोनों का बैलेंस, क्योंकि तुम दोनों को एक्सट्रीम नहीं जा सकते कि हाँ तुम ये कहो नहीं सर हम कंप्लीट रखें कैपिटलिस्ट, सारा काम मशीन से कराइए, नहीं, सारा काम लेबर वो भी नहीं, दोनों का बैलेंस ऑप्टिम, जो जहाँ पे जैसा नीड उस तरह से काम करिए। और तीसरा का ये भी सॉल्यूशन निकाल लिए, क्या बनाना है, कितना बनाना है और कैसे बनाना है। तो अब आता है लास्ट सवाल, उसका नाम क्या है, थर्ड क्या हमारा, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए, सामान जो बनाना है किसके लिए, किस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए बनाया जाएगा। चार होते हैं मोस्टली, पहला रिच, कि क्या हमको जो सामान बनाना है क्या वो बनाना है अमीर लोग बनाना है, अमीर लोग के लिए, या दूसरा पुअर, तीसरा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड चौथा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, जो लिखा पर्सनल ये एक्चुअली हो गया तुम्हारा कंज्यूमर के लिए, और जो लिखा है फंक्शनल वो हो गया हमारा कैपिटल के लिए। अभी पहले है क्या, एक समय पे आईफोन कंपनी का सिंपल सा मोटिव था कि भाई अपना सामान बनाएंगे अमीर लोग के लिए सिर्फ, उनका जो मोबाइल था प्रीमियम मोबाइल था, अब तो भले लोग पा जाते हैं ईएमआई पे और उसका थोड़ा रेंज भी कम आ जाता है डिस्काउंट लगा करके, बट कुछ ऐसे अभी भी कंपनीज हैं दुनिया में, लाइक मर्सिडीज हो गया, BMW हो गया, जो बड़े कार कंपनीज हैं, वो अपने प्रोडक्ट को प्राइस कभी घटाती ही नहीं है। उनका सिंपल सा माना भाई मेरे प्रोडक्ट खरीदना है तो आप पहले उस रेंज तक आओ, पैसा कमाओ पहले आप, मतलब उनका सिंपल सा माइंडसेट है, उनका सारा रिसोर्सेज बन रहा है किसके लिए, सिर्फ किसके लिए बन रहा है, अमीरों के लिए। तो मतलब उनका माइंड क्लियर है, तो इसी तरह सबका माइंड क्लियर होना चाहिए दैट हम जब सामान बनाएं तो किसके लिए बनाएंगे, अमीर के लिए कि गरीब के लिए, या कंज्यूमर्स के लिए डायरेक्टली, या फिर कैपिटल कॉन्टेक्स्ट में बनाने के लिए। ये क्लैरिफिकेशन जो मैंने 3 लिखा प्रॉब्लम्स एज अ डायग्राम बना करके, तो मैं इसको एक्सप्लेन करना होगा शॉर्ट में, सिंपल वे में, कि कोई भी कंट्री हो, हर एक को ये प्रॉब्लम फेस करना होता है पर डे, क्या बनाएं, कितना बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। ठीक है, चलो ये सवाल आता है, चाहो तो लिख लो, ये हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस। और बहुत सिंपल ही है, माइक्रो एंड मैक्रो का, जो बच्चे मुझे जानते हैं पहले से तो उनको मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि जब भी तुमसे कभी एग्ज़ाम में डिफरेंस पूछता है तो ऑलवेज प्रेफर टू मेक द बेसिस ऑल्सो, कि तुम किस बिहाफ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हो बताओ कम से कम। जैसे ये बोलना चाह रहे हो, देखो अगर तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है माइक्रो और मैक्रो को, इन दोनों को, माइक्रो एंड, ये सवाल एग्जाम में ऑलवेज आया हुआ है 3 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए। तो इसमें जब डिफ्रेंशिएट करना बहुत रटो मत, मैंने भी तुम्हें एग्जांपल दिया भी था अपनी लास्ट क्लास याद करो, यानी क्या दिया था कि क्लास में एक बच्चे की बात करोगे माइक्रो, पूरे क्लास की बात करो मैक्रो, उस पूरे स्कूल में एक क्लास की बात करोगे माइक्रो, पूरे स्कूल में ऑल सेक्शंस की बात करोगे तो मैक्रो, एक स्कूल की बात करोगे माइक्रो, ऑल स्कूल की बात करोगे उस एरिया में तो मैक्रो। तो मतलब ये बहुत कनेक्टेड है दोनों टॉपिक्स ना, ये बोथ टॉपिक कोई अलग नहीं, ये सिर्फ हमारा माइंडसेट को दिखाता है कि तुम किस लेवल पे जाके इनको स्टडी कर रहे हो। तो जो पहला बेसिस हमारा था सिंपल बेसिस, उसका नाम क्या है, मीनिंग, कि ये होता क्या है। तो यहाँ क्या बताओगे, स्टडी ऑफ एनीथिंग, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट स्मॉलर यूनिट, चीज़ों को स्मॉलर लेवल पे जा करके समझना, पढ़ना, जानना, ये क्या होता है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को स्टडी करना स्मॉल यूनिट पे जा करके, वो क्या होता है, माइक्रो होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है, जो स्मॉलेस्ट है उसको स्टडी करना, और स्मॉलेस्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन व्हाट इज मैक्रो, चीज़ों को स्टडी करना एट अ होल या फिर लार्ज कॉन्टेक्स्ट, मतलब अपने इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करना बड़े पिक्चर के लेवल पे, वो क्या होता है हमारा, मैक्रो। व्हाट इज माइक्रो, चीज़ों को स्टडी करना एट अ
स्मॉलर लेवल। सेकेंड इसमें क्या पढ़ना, टूल्स। ये क्या होता है कि जब भी हम माइक्रो की बात करते हैं तो वहाँ हम सिंपली बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई का या फिर इनकम का। इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई इनकम, क्या हो गया, ठंड लग रहा है? नहीं, पीछे बैठ जाओ या कुछ देर बैठे रहो। अच्छा, जब मैक्रो की बात करते हैं तो उसमें हम डिमांड सप्लाई नहीं बोलते हैं, वहाँ हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एंड दूसरा एग्रीगेट सप्लाई। ये क्या होता है, एक घर में एक बच्चा क्या मांग रहा है, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। पूरे घर में सब लोग क्या मांग रहे हैं, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। तो मतलब एक मार्केट में एक दुकानदार क्या बेच रहा है, इंडिविजुअल सप्लाई। सारे मार्केट में सब दुकानदार क्या बेच रहे हैं। तो इस तरह का अप्रोच होता है मैक्रो कॉन्सेप्ट। इसके अलावा एक और चीज पढ़ लो, इसका अदर नेम, ये भी हमारे काम का है, अदर, क्योंकि ये सवाल 3 नंबर का आता है तो 3-4 बेसिस भी इनफ है। इसका अदर नेम क्या होता है, इसको बोलते हैं प्राइस थ्योरी। क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइस थ्योरी। ये नाम भूलना मत। इसको हम बोलते हैं इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट थ्योरी। ये इसके अदर नेम है। ये मतलब ऐसा नहीं तुमको मैंने सिर्फ कहा याद कर लो, ये मतलब मोस्टली एग्जाम में आता नहीं है, बट फिर भी इसको जानते रहो, ये क्या पता एग्जाम में तुम्हारे आ भी जाए। तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आउटपुट थ्योरी, इसका होता है प्राइस थ्योरी। आखिरी चीज़ एग्जाम्पल, एक बेसिस और पढ़ लो, दैट इज एग्जाम्पल, क्योंकि सवाल 4 नंबर में आ सकता है। हम जब भी बात करेंगे माइक्रो अप्रोच का, व्हाट इज माइक्रो अप्रोच, स्मॉलर लेवल में बात करते हैं, तो किसी भी इंडिविजुअल की बात करते हो, मतलब किसी इंडिविजुअल के इनकम की बात जब करोगे या उसके डिमांड की बात करोगे या उसकी सप्लाई की बात करोगे, मतलब एक इंसान क्या मांग रहा है, क्या कमा रहा है, क्या बेच रहा है, दैट इज माइक्रो एग्जाम्पल। हम कितना कमा रहे हैं पर्सनली, दैट इज माई माइक्रो कॉन्सेप्ट। बट मेरे घर में जितने भी लोग हैं सब कितना कमा रहे हैं, सबकी बात जब करो तो क्या हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पूरा कंट्री, नेशन कितना अर्न कर रहा है इनकम या कितना खर्च कर रहा है, जब इसकी बात करोगे पूरे कंट्री का तो वो क्या हो जाएगा, मैक्रो का एग्जाम्पल। ठीक है, ये डिफरेंस हालांकि तुम इसको थ्योरेटिकली पढ़ लो, अदरवाइज दोनों का कनेक्शन बहुत आपस में जुड़ा हुआ है। हाँ, बट तुम्हारे लिए 2 टर्म और दे दिया है तुम्हारे इस चैप्टर में, और वो टर्म भी जरूरी है पढ़ना जब तुम इकोनॉमिक्स को समझते बूझते हो, ये जानते हो। तुम एग्जाम्पल दे, पहले पूछते हैं सवाल, फिर इस पर आते हैं हम। हमारा पहले टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या मैं बताऊँ, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, है ना, यहाँ लिख दे इकोनॉमिक्स, यहाँ लिखो बेसिस। इसको बताने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी कनेक्ट हो जाएगा कि होता क्या है। ये बताओ जरा बेटा, कंट्री में जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये मेरा क्या ओपिनियन है या फैक्चुअल बात है? मेरा ओपिनियन है, मैंने अपने स्वेच्छा से कहा है कि भाई नहीं होना चाहिए, मेरा अपना मानना है ना। क्या पता एक पर्सन कह दे नहीं भाई होना चाहिए, जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा मैन पावर, है ना। तो मतलब ये थॉट्स का फ़र्क है, मैंने कहा नहीं होना चाहिए, किसी और ने क्या पता उल्टा कह दे। तो जब हम अपने ओपिनियन पे बात करना शुरू कर दें कि हमें क्या सही लगता है, क्या लगता है, इस पे बात करते हैं, वो होता है नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट। नॉर्मेटिव, जहाँ पे तुम बेसिकली अपने ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहे हो, अपनी बातें बस कह रहे हो। मतलब जब हम व्हाट ऑट टू बी, व्हाट एक वर्ड है, ऑट टू बी क्या होना चाहिए, या एक और लिख सकते हो व्हाट शुड बी, नहीं चलो ठीक है, व्हाट ऑट टू बी हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जब इस पे बात करोगे वो होता है नॉर्मेटिव अप्रोच। बट क्या एक्चुअली हो है, क्या एक्चुअली है, फैक्चुअल, व्हाट इज, व्हाट एक्चुअली इज, व्हाट एक्चुअली इज, जब इसकी बात करोगे दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जैसे भाई आज बहुत गर्मी है जो कि नहीं होना चाहिए था, जब मैंने ऐसी बातें कहा दिस इज नॉर्मेटिव अप्रोच। बट जहां मैंने ये कह दिया भाई कि आज टेम्परेचर 50 डिग्री है, अब ये 50 जब मैंने कहा
ना मैंने ये कहा कि भाई ज़्यादा टेम्परेचर है, ना मैंने ये कहा बहुत कम टेम्परेचर, सिंपली बता दिया डेटा कि इतना है, तुम अपना जो समझ लो, तुम्हें ज़्यादा लग रहा है कम लग रहा है, तुम्हारा अपना चॉइस है। अदरवाइज मैंने सिर्फ क्या किया, डेटा दे दिया। तो जब हम फैक्चुअल बात करते हैं, एक्चुअल पे बात करते हैं, और ध्यान देना उस एक्चुअल में अच्छा बुरा डजंट मैटर, सिर्फ बात किस पे हो रहा है, एक्चुअली पे, तो वो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मतलब जहाँ तुम काम की बात कह रहे हो, देश में जनसंख्या 150 करोड़ है, 1.5 बिलियन है, मैंने जब ये कहा, अब ये अच्छी बात है बुरी बात है वो अलग बात है, जो है मैंने बोल दिया से 1.5 बिलियन इज द इंडियाज प्रेजेंट पॉपुलेशन, दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और यू कैन से पॉजिटिव स्टेटमेंट। बट जब मैंने ये कह दिया नहीं भाई जनसंख्या इतना नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी बात है, ये जनसंख्या बहुत अच्छा है, होना चाहिए, और जब मैंने इस तरह बातें कहना शुरू कर दिया, अपना ओन एक्सपीरियंस से बातें कहना शुरू कर दिया, तो क्या हो जाएगा, टी में जो मैंने लिखा पहला बेसिस हमारा क्या हो गया, ये मीनिंग। ठीक, दूसरा कहाँ पे हम फैक्ट्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम नो फैक्ट्स, मतलब यहाँ पे हम अपने ओपिनियन बात करते हैं, यहाँ पे फैक्ट्स नहीं होता है, क्या होता है पे, यहाँ पे होता है ओपिनियंस या अपना एक्सपीरियंस, बट यहाँ पे किसका होता है बात, दूसरा। ये हमारा पहला बेसिस, दूसरा बेसिस, ये मैंने ढंग से लिखा है नोट्स में, ये हम तुम्हें समझा रहे सिर्फ, ये एग्जाम में आता है सेपरेटली। नेक्स्ट क्या हमारा, वेरीफिएबिलिटी, ये क्या होता है, किन बातों को वेरीफाई करना पॉसिबल है इन दोनों केस में। जो यहाँ बातें कह रहे हो उसको वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है, बताओ क्यों। मैंने कहा एक बच्चे को टॉप करना चाहिए, मैं इतना सिर्फ कह के छोड़ दिया, ये मेरा अपना ओपिनियन हुआ ना। अब कितना टॉप करना चाहिए, 100%, 99%, कितना मैं कुछ बोला नहीं ना, तो ये नॉर्मेटिव हो गया। क्यों, अब वो वेरीफाई कहाँ से करोगे, कितना होना चाहिए बता नहीं पाओगे। बट यहाँ मैंने कह दिया कि ही शुड गेट 90%, सॉरी ही हैज़ गेट 90%, मैं बता दिया कि उसका कितना है, तो यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, और एक चीज़ ऑब्जेक्टिविटी, ये देखो ध्यान से, ये जो नॉर्मेटिव वाला है ये बेसिकली प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, प्रॉब्लम, और ये होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड। अब ये क्या होता है भाई, यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, और यहाँ पे लाइक किसी चीज़ को करने के 10 तरीके हैं, हम बैठ के उन 10 तरीकों पे बात कर रहे हैं सिर्फ पागलों की तरह, तो वो नॉर्मेटिव हुआ। मैंने कहा नहीं हटाओ 10 हटाओ, कोई एक पिकअप करो उस पर काम करना शुरू कर दो, तो वो क्या हो गया। तो यहाँ पे तुम प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हो, यहाँ पे सॉल्यूशंस पे फोकस करते हो। इसके अलावा चाहो तो एक पॉइंट और पढ़ सकते हो, लास्ट पॉइंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ की बात करें तो यहाँ कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल दैट इंडियाज पॉपुलेशन शुड बी लेस, कम होना चाहिए, ये नॉर्मेटिव बात हो गया है ना। जैसे मैंने कहा कि मनरेगा ला दिया गया स्कीम, जहाँ 100 डेज का एश्योर्ड वर्क दिया जाता है काम करने के लिए, उसको लाने से गरीबी दूर हो जाएगा। क्या दूर हो जाएगा जरूरी है क्या, तो मेरा अपना ओपिनियन हुआ ना, तो ये नॉर्मेटिव बात हो गया। बट जहाँ यहाँ पे कहोगे, यहाँ पे क्या कहोगे कि इंडियाज पॉपुलेशन इज 1.5 बिलियन, एग्जैक्टली बताते हो अगर हो इस तरीके से, तो ये क्या हो गया। यहाँ पे तुम देखो पॉजिटिव पढ़ के ये मत समझो कि तुम यहाँ पे अच्छी बातें कर रहे हो, पॉजिटिव मतलब फैक्चुअल बातें कर रहे हो, रियलिस्टिक बातें कर रहे हो जो एक्चुअली है। देखो हम तुम्हारे लिए अभी जितना भी टाइम मैनेजेबल हो पाया तो डिस्कस कर पाए व्हाट आर द वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, माइक्रो डिफरेंस एंड नॉर्मेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस। जो लास्ट के 3 हेडिंग्स रह गए बेटा वो आज नहीं हो पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। वो 3 टॉपिक्स आपस में जुड़ा हुआ है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पीपी कर्व जब जाते हो तो इस पे सवाल हमेशा बना है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में ढंग से नेक्स्ट क्लास में। हाँ बस अभी सुन के रख लो कि इसमें 2 चीज़ें हैं तुमसे तुम्हारे एग्जाम में, या तो इसका पूछेगा प्रॉपर्टीज़, जो हमेशा कुछ 2 ही प्रॉपर्टी से होते हैं, या तो वो पूछेगा, या फिर प्रॉपर्टी अगर नहीं पूछा तो तुमसे कह देगा पीपी कर्व पे एक ब्रीफ क्या देना है, ब्रीफ नोट, मतलब तुमको उसका डेफिनेशन, अजम्पशन, टेबल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, ये 5 बताऊँ था एक बार में, 6 नंबर में आता है। बट जो ऊपर टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया है 1 से लेकर यहाँ तक टिल नॉर्मेटिव पॉजिटिव तक, लास्ट 2 क्लासेस में, फर्स्ट सेकंड, इसको ढंग से देखो। देखो मेरा कंसर्न दोबारा कह रहे हैं बुक से देख के तुमको छपवाने का नहीं था, ना तुमको मैनुअली पढ़ाने का था,
एकदम जिस तरह मैंने सीखा है हम कोशिश करेंगे तुमको वैसे बताने का, प्लस स्ट्रिक्टली फिर से वार्न कर रहे हैं हम, बुक से पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में जो नोट्स हम दे रहे हैं वो इनफ है, बेस्ट है। न्यूमेरिकल के लिए तुम भले ही पढ़ो, मना नहीं किया, बट सॉरी एक्सरसाइज के लिए, बट फिलहाल थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट के लिए नोट्स इनफ है। बाकी चलो इसको देख लो ढंग से बेटा, बाकी जब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको आगे ले चलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद, नमस्ते।